नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। लगातार चौथे दिन भी संसद में नहीं हुआ काम, इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष, एनडीए सांसदों का संसद परिसर में धरना। उपराज्यपाल का मालीवाल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल पर दस्तखत से इनकार, विज्ञापन पर दिल्ली सरकार फिर विवादों में, पोस्टर और होर्डिंग्स के जरिए प्रधानमंत्री पर कटाक्ष। गृह मंत्रालय की मीडिया से जुड़ी अधिसूचना की निंदा, कांग्रेस ने बताया तानाशाही रवैया, मंत्रालय में अफसरों से पत्रकार नहीं कर सकते बातचीत। व्यापम जांच में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी पर 31 जुलाई को फैसला, सीबीआई से पूछा जांच का जिम्मा संभालने में कितना लगेगा वक्त, अब तक 13 एफआईआर। कैदियों के मानवाधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, देश भर की जेलों और थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश, केंद्र शासित प्रदेशों में बनाए जाएंगे मानवाधिकार आयोग। और सबसे पहले पहली खबर। संसद में आज लगातार चौथे दिन भी व्यापम और ललित मोदी विवाद के मुद्दे पर विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिससे दोनों ही सदनों की कार्रवाई नहीं चल पाई। जवाब में बीजेपी ने भी उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में संसद के परिसर में धरना दिया। कांग्रेस ने सदन में चर्चा से पहले मंत्रियों के इस्तीफे के मामले में प्रधानमंत्री के बयान की मांग तेज कर दी है। ये तस्वीरें संसद की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले की है, जहां बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए के सांसदों ने प्रदर्शन किया। संसद के भीतर कांग्रेस सहित विपक्ष के तीखे विरोध के जवाब में बीजेपी ने उत्तराखंड, केरल और हिमाचल की कांग्रेस सरकारों पर लगे भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने इस प्रदर्शन की आलोचना की और व्यापम और ललित मोदी विवाद में मंत्रियों के इस्तीफे की मांग दोहराई। दुनिया के इतिहास में रूलिंग पार्टी धरने पर नहीं बैठी, लेकिन ये आज धरने पर बैठे। ये किससे मांग नहीं कर रहे? एक तो आपसे मांग करना चाहिए, इस सदन से मांग करना चाहिए। ये किसके लिए? भगवान से मांग करने के लिए बैठे थे। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, क्या सरकार ये बताएगी हमें कि उसने ये निर्णय ले लिया है कि सुषमा स्वराज जी का किस मोशन क्या? वसुंधरा जी इनका क्या मोशन है और तमाम लोगों ने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? सत्ता पक्ष को धरना प्रदर्शन करने की बजाय, हाउस को चलाने के लिए धरना प्रदर्शन करने की बजाय, तो उनकी सरकार में तो जो लोग नियमों को तोड़े हैं, संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ यदि कार्रवाई कर लें तो मैं समझती हूँ कि हाउस चल पड़ेगा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कार्य स्थगन प्रस्ताव के साथ ललित मोदी मामले पर चर्चा का नोटिस दिया था, लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही 11 बजे, 12 बजे और फिर 2:30 बजे कुछ मिनटों तक चलने के बाद स्थगित हो गई। सरकार और विपक्ष इस गतिरोध की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं। रूलिंग पार्टी ने आज सदन के बाहर भी धरना दिया और रूलिंग पार्टी ने आज राज्यसभा के अंदर हाउस को डिस्टर्ब भी किया, और मैंने ये आरोप सदन के अंदर भी लगाया और चेयर का ध्यान आकर्षित कराया कि देखिए रूलिंग पार्टी उठी है सब, और मंत्रिमंडल भी के लोग भी उठे थे और उन्होंने हाउस की कार्रवाई को रोका। हम लोगों ने तो पहले भी कहा था कि जिन मुद्दों को लेकर स्थगन प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा मूव किया गया है, उन सारे विषयों पर हम चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा चाहता नहीं है, तो क्या करें उसके लिए? विपक्ष कह रहा है कि इस्तीफा पहले दिया जाए, बहस बाद में हो। नहीं, इसका कोई औचित्य नहीं। शुक्रवार को मॉनसून सत्र का चौथा दिन था, लेकिन इस हफ्ते की कार्यवाही गतिरोध की भेंट चढ़ गई और सदन में सिर्फ औपचारिक कामकाज ही निपटाया जा सका। मौजूदा सत्र में जीएसटी सहित कई अहम विधेयक लंबित हैं, लेकिन विपक्ष के तीखे तेवरों ने जाहिर कर दिया है कि सरकार के लिए आगे काफी चुनौतियां हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। लेकिन लोकसभा के माहौल में भी कोई बदलाव नजर नहीं आया। विपक्ष ने इस्तीफे की मांग को दोहराया। गतिरोध की वजह से लोकसभा में आज कोई कामकाज नहीं हो पाया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही एक बार फिर कांग्रेस के सांसदों ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग दोहराई। इस मुद्दे पर विपक्ष के कई सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव दिया, जिसे स्पीकर सुमित्रा महाजन ने खारिज कर दिया। अवरोध रुकता न देखकर स्पीकर ने कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। आप संसद की कार्रवाई नहीं चलने देना चाहते हैं? ओके, टू मीट अगेन ऑन मंडे
11 o'clock. मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों की राजनीति जारी है। विपक्ष का कहना है कि कार्यवाही नहीं चलने के लिए सरकार जिम्मेदार है। वहीं सत्तापक्ष के नेता विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रहे हैं। इसकी पार्टी बहुमत में है, वो स्वयं वो लोग सत्र को डिस्टर्ब करने में लगे। सत्र चलाने की जिम्मेदारी, सत्र के कामकाज में रुकावट न आए, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती। My point is, the entire country is watching. Who is responsible for this? I only appeal that wise counsel prevail. Let them come back to Parliament. Let us discuss. We have a lot of business, lot of issues to be discussed and debated and decide. ललित मोदी और व्यापम जैसे मसलों पर कांग्रेस इस्तीफा नहीं तो काम नहीं की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। हालांकि सरकार ने किसी के इस्तीफे से साफ-साफ इनकार किया है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, राजनीतिक संपादक हैं फर्स्ट पोस्ट के। संजय, आपका स्वागत है। सबसे पहले बताइए, तस्वीरें ही अपने आप में अनूठी हैं कि विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष जो है वो संसद के सदन में बैठा हुआ है। देखिए, जहां आज सत्ता पक्ष बैठा था वहां कल विपक्ष को कांग्रेस, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बैठना था। वो वहां पे नहीं बैठे क्योंकि शायद उन्हें लगा कि बाकी पार्टियां नहीं आ रही। जो भी हो, वो नहीं आए या आज बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है वहाँ पे बैठी, ये कोई बहुत अच्छा पिक्चर प्रेजेंट नहीं करता है। देखिए, संसद में आखिरकार आप चुन करके इसलिए भेजते हैं कि वो सही एक विधायी कार्य करें, और दूसरा जो जनता की समस्याएं हैं, ये भी बड़े इश्यूज़ हैं, काफ़ी बड़े इश्यूज़ हैं जो मसले वो लिस्टेड हैं, चाहे व्यापम का हो या यही मुद्दे नहीं हैं, सिर्फ यही मुद्दे नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे एमपी हैं जो अपने क्षेत्र की इश्यूज़ को जेन्युइनली उठाना चाहते हैं, वो बेचारे काफ़ी मेहनत करके आते हैं। फिर जो पूरा ये प्रकरण है, देखिए आमतौर पे ये इश्यूज जो है नेशनल पार्टीज़ को इसलिए ज़्यादा कंसर्न करती हैं कि उनका दायरा जो है मतलब अपने राज्य से बाहर, उनका मतलब देशव्यापी दायरा होता है। बहुत सारी रीजनल पार्टियां जो हैं वो अपने प्रदेश के लिए ज़्यादा उन्मुख होती हैं और ठीक है, वो उस पर चर्चा चाहती हैं। अब ये एक विशेष साइकिल हो जाता है कि बीजेपी ने पहले ऐसा किया था इसलिए अब हम ऐसा कर रहे हैं, पेइंग बैक, मतलब बीजेपी को हम पे बैक कर रहे हैं, और बीजेपी किस मुंह से हमें कह सकती है। बीजेपी कहती है कि जब हम सत्ता में थे तब कांग्रेस ने ऐसा किया था, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन आप देखिए, ग्रेजुअली एक जनता इस चीज़ के लिए ज़्यादा वो एक एस्पिरेशन की जो सामाजिक क्षेत्र में क्रांति हुई है वो हिसाब मांगती है अपने जनप्रतिनिधियों से। लेकिन संजय, कि इससे पहले कि हम इस बात पर आए, ये बताइए कि जो मांग फिलहाल सत्ता पक्ष की हो रही है, हालांकि बिल्कुल रोल रिवर्सल हो गया है कि विदेश मंत्री जो देश की हैं, जो बाहर रिप्रेजेंट करती हैं देश को, उनको क्रिमिनल कह देना, मुजरिम कह देना, या उनको क्रिमिनल एक्ट कह देना, अगर क्रिमिनल सीधे तौर पर भी ना कहना, क्या आपको लगता है ये बहुत वैलिड मांग है और वाकई राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए? देखिए, राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए वो तो एक अलग दायरा है, और उससे कोई, क्योंकि एक उस मूवी में बड़ा अच्छा वो मसला था कि जिसमें वो कहते हैं कि अगर माफ़ी मांगो तो माफ़ी दिल से आनी चाहिए। जब सॉरी आप बोल रहे हो तो सचमुच आपको ये एहसास हो, वो एक मसला अलग है। लेकिन जहाँ तक मान लीजिए क्रिमिनलिटी की बात है, अरुण जेटली संसद में कहते हैं कि अगर कोई भी कानून का वायलेशन किया हो तो आप हमें बताइए, वो एक अलग वो चर्चा का विषय चल रहा है। देखिए, इसमें क्रिमिनलिटी से ज़्यादा जो इशू था वो मोरालिटी और इम्प्रोप्राइटी का था। अब जो लकीर कांग्रेस ने खींची है कि 2 उनके मुख्यमंत्री और एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ये तीनों ही उनके काफ़ी सीनियर लीडर हैं, तीनों ही अपने में लीडर्स अपने रैंक में हैं, कद्दावर हैं, और उनका ज़मीन पे अपनी पकड़ है। अब बीजेपी एक क्षण के लिए मान लीजिए कि उनको अगर हटा देती है तो बीजेपी का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, वो डिसमेंटल हो जाता है। फिर लाइन ऑफ फायर में नरेंद्र मोदी आ जाते हैं। मतलब आप ही कह रहे हैं कि बीजेपी के पास भी ऑप्शन नहीं है। बीजेपी इस समय में उनको देखिए, क्योंकि अगर मोरालिटी के इशू पे इस्तीफा मांगना है तब तो इस्तीफा जायज है, अगर क्रिमिनलिटी के इशू पे मांगना है तब तो फिर साबित होने वाली बात होगी। उसमें एक चीज़ और भी है कि मान लीजिए कांग्रेस ने इतनी लंबी लकीर अपनी तरफ से वो खींच दी है, राहुल गांधी बाहर जाने के पहले वो कह करके गए कि पहले इस्तीफा उसके बाद कोई चर्चा। मान लीजिए इस्तीफा नहीं होता है तो ये पूरा सेशन वॉश आउट,
फिर अगर नहीं होता है तो क्या विंटर सेशन तक ये मसला जाएगा? लेकिन संजय, ये जो जिद है खासकर सत्ता पक्ष की कि हम ये सरकार इस्तीफों की सरकार नहीं है, ये सरकार इस्तीफा नहीं देगी, ये कहाँ तक जायज़ है? ये बात तो वाकई ठीक है आपकी कि जिस तरह से लंबी लाइन खींचती है कि जब तक इस्तीफे नहीं होंगे तब तक चर्चा नहीं होगी, नो डिस्कशन अनटिल देयर आर रेजिग्नेशंस। लेकिन जो सत्ता पक्ष की बात है वो कितना वैलिड है? ये क्या जो जनता है उस तक क्या संदेश पहुँचाना चाहती है सत्ता पक्ष? देखिए, सत्ता पक्ष ये कहना चाह रही है, मुझे जो समझ में आता है दो चीज़ है कि अगर वो रेजिग्नेशन मांग लेती है तो एक प्राइमा फेसाई जो है वो गिल्ट किसी भी तरह का एस्टैब्लिश होता है, और दूसरा ये कि उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश से आप शिवराज सिंह चौहान को निकाल दें तो आप कांग्रेस को वापस आने का दावत दे रहे हैं, या राजस्थान से वसुंधरा राजे को निकाल दें, क्योंकि ये जिस तरह का मैंडेट लेकर के आए। दूसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए कि ये जो मसला है, अगर संसद की प्रक्रिया में ये इस तरह से चलता है कि आप कोई सवाल जवाब, मुझे लगता है कि इससे बेहतर ये होता है, या साथ में कांग्रेस जो अब लाइन वो कह रही कि प्रधानमंत्री जवाब दें, वो प्रधानमंत्री से जवाब मांगते, सुषमा स्वराज को वो हाउस में बोलने देते और उसके बाद वो अपना विरोध दर्ज करते। और ये भी बात आप ठीक कह रहे हैं कि बहस ही जो है वो एक तरीका हो सकता है और बहस में ही आप बात को आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें अगर कांग्रेस ये करती कि सुषमा स्वराज को बोलने देती और प्रधानमंत्री का भी वो जवाब मांगती और उसके बाद वो अपने मुद्दे सिलसिलेवार ढंग से अगर रखती तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा कन्विंसिंग और जनता के बीच में बेहतर मैसेज पहुंचता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय सिंह। और पूरा हफ्ता देखिए आप बिना काम के गुजर गया है। उम्मीद हम ये कर सकते हैं, फूक फूक कर कदम रखें कि अगला हफ्ता कम से कम कुछ काम जरूर होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि शायद बहुत बड़े नेताओं के लिए बड़े बड़े मुद्दे होंगे, लेकिन जो MPs हैं जो बिल्कुल कंट्री साइड से आते हैं वो काफ़ी तैयारी करके आते हैं अपने इलाकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर और छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। संसद में जारी है गतिरोध। एक सप्ताह से दोनों सदनों में कामकाज ठप। आखिर इस गतिरोध का क्या है समाधान? देखिए देश देशांतर कैसे टूटेगा गतिरोध, आज रात 8:30 बजे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेलों में बंद कैदियों का इंटरव्यू करने या उन पर आधारित फिल्म बनाने के मामलों में कई पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यों को आज ये निर्देश जारी किया गया, जिसके तहत पत्रकारों, फिल्म मेकर्स या फिर NGO कर्मियों के जेलों में प्रवेश पर कड़ी शर्तें लगा दी गई हैं। इसके मुताबिक सिर्फ विशेष मामलों में ही ये अनुमति मिलेगी। इंटरव्यू करने या फिर कैमरा लेकर जाते वक्त जेल सुपरिंटेंडेंट को भी साथ में मौजूद रहना होगा। इंटरव्यू के लिए 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी बॉन्ड भरने की भी शर्त लगाई गई है। हाल ही में दिल्ली की तिहाड़ जेल में निर्भया कांड पर बनी BBC की डॉक्यूमेंट्री के मामले में काफ़ी विवाद हुआ था। कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस आदेश की तीखी आलोचना की है जिसमें ऑफिस में गृह मंत्रालय के अधिकारियों से पत्रकारों के मिलने पर रोक लगाई गई है। कांग्रेस ने इसे NDA सरकार का तानाशाही रवैया बताया है। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को अपने अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किया था। इसमें गृह मंत्रालय के प्रवक्ता को छोड़कर दूसरे अधिकारियों से पत्रकारों के मिलने और चेंबर्स में भी पत्रकारों के साथ मिलने पर रोक लगा दी गई है। उसका पूरा उद्देश्य सीधे रूप से नहीं तो परोक्ष रूप से निश्चित रूप से एक ही है कि सूचना, खबर, पारदर्शिता, जवाबदेही से संबंधित सभी मुद्दे, सभी तथ्यों के लिए एक तरफा वन वे स्ट्रीट चलेगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कहा कि भूमि अधिग्रहण बिल को मौजूदा स्वरूप में पारित नहीं होने दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में उन्होंने पदयात्रा कार्यक्रम के दौरान किसानों से मुलाकात की। उन्होंने व्यापम और ललित मोदी विवाद मामले पर प्रधानमंत्री से जवाब की भी मांग की। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर पहुंचे राहुल गांधी ने भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोला। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संसद में इस बिल को मौजूदा स्वरूप में पारित नहीं होने देगी। The Prime Minister of India was under the impression
that he could easily take away the land from the farmers and change the bill. He said in Parliament that we will carry out development on the back of the land of the farmer. राहुल गांधी ने अनंतपुर में पदयात्रा कार्यक्रम के दौरान किसानों, गरीबों और छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों से भी मुलाकात की और परिजनों को चेक सौंपे। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने व्यापम घोटाले, ललित मोदी विवाद पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। मोदी जी को सिर्फ उनके 5-6 जो इंडस्ट्रियलिस्ट मित्र हैं, तो 5-6 से ज्यादा नहीं है, शायद 5 भी नहीं है, उनकी इंटरेस्ट है। मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उनको ना व्यापम दिखाई दे रहा है, ना वसुंधरा राजे सिंधिया का काम दिखाई दे रहा है, ना उनके कैबिनेट में सुषमा जी का काम दिखाई दे रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि राज्य की टीडीपी सरकार को किसानों के लिए केंद्र से स्पेशल पैकेज की मांग करनी चाहिए। गुरुवार को राहुल गांधी तमिलनाडु के त्रिची में किसानों से मिले थे। राहुल ने इस पदयात्रा कार्यक्रम के तहत हाल में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी किसानों से मुलाकात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली महिला आयोग की नियुक्ति से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है और फाइल में सुधार कर दोबारा भेजने को कहा है। उपराज्यपाल ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी का जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि दिल्ली सरकार संविधान के दायरे से बाहर नहीं है और दिल्ली में नई नियुक्ति और इस्तीफे के आदेश की फाइल उपराज्यपाल को भेजना जरूरी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर वॉर शुरू की है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर और होर्डिंग्स लगवाए गए हैं। इनमें प्रधानमंत्री के लिए तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। विपक्ष ने राज्य सरकार के रवैये की आलोचना की है। दिल्ली में इन दिनों जगह जगह ये होर्डिंग लगे हैं। इनमें दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्हें काम नहीं करने देने का आरोप लगाया है। उपराज्यपाल और राज्य सरकार के बीच अधिकारों की लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। बिल्कुल, हम उनको यही कह रहे हैं कि साहब काम कर रही है दिल्ली की सरकार, दिल्ली की चुनी हुई सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, जनता खुश है उससे, आप क्यों उसकी संस्थाओं को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस का कहना है कि अरविंद केजरीवाल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये तरीका आजमा रहे हैं। दिल्ली की जनता पानी बिजली से त्रस्त है, ये मूल चीजें हैं। आपने 15 लाख कैमरे देने उसकी बात नहीं करी। कृपा करके रोज रोज के झगड़े बंद करो, दिल्ली की जनता के लिए कुछ काम करो। मुख्यमंत्री वो हैं जिस पर जनता आवाम जो है वो आशा रखती है, लेकिन कोई भी सरकार होती है वो कन्फ्रंटेशन से नहीं चलती है। सियासी दलों का पोस्टर बैनर के जरिए विरोधियों पर निशाना साधना नई बात नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार का सीधे प्रधानमंत्री को निशाना बनाने से विवाद बढ़ गया है। एसीबी और महिला आयोग नियुक्ति विवाद में भी आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री के इशारे पर दिल्ली सरकार को परेशान करने का आरोप लगाया था। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। जेलों में मानवाधिकार हनन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों को सभी जेलों में 1 साल के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है। साथ ही हर थाने में कम से कम 2 महिला कांस्टेबल्स की नियुक्ति करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली समेत सभी केंद्र शासित प्रदेशों में मानवाधिकार आयोग बनाने का आदेश दिया और राज्य मानवाधिकार आयोग में खाली पदों को 3 महीने में भरने का आदेश दिया है। जेलों में सुधार और मानवाधिकारों से जुड़ी एक जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। इसमें देश भर की जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया गया है। जस्टिस टीएस ठाकुर और जस्टिस आर बानुमति की बेंच ने उन पुलिस थानों में भी सीसीटीवी लगाने को कहा है जहां मानवाधिकार उल्लंघन और हिरासत में मौत के मामले सामने आए हैं। सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और कम से कम जहां की जेल के कर्मचारी अपनी ड्यूटी सही ढंग से अंजाम दे रहे हैं उनको इससे सहायता मिलेगी। कोर्ट ने राज्य सरकारों से मानवाधिकार आयोग में खाली पड़े पदों को 3 माह के भीतर भरने को कहा है। साथ ही दिल्ली समेत केंद्र शासित प्रदेशों को भी राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का आदेश दिया गया है। सीसीटीवी पुलिस स्टेशन में लगाना, जेलों में लगाना, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना उचित है क्योंकि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है फंडामेंटल राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट पर भी आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। कोर्ट ने महिलाओं से जुड़े अपराधों को देखते हुए थाने में भी कम से कम 2 महिला कांस्टेबलों की नियुक्ति का आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश का असर जहां एक तरफ जेल की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ी करने पर पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ मानवाधिकार के हो रहे उल्लंघन को भी इससे रोका जा सकेगा। लेकिन जरूरत है कि इस आदेश को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए।
दिल्ली से धर्मेंद्र के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। व्यापम मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी। इस पर 31 जुलाई को फैसला होगा। व्यापम मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई से जानकारी मांगी है कि कब तक व्यापम मामले की पूरी जांच अपने हाथ में ले ली जाएगी और सुनवाई के लिए अभियोजक कब नियुक्त करेंगे। सीबीआई ने शुक्रवार को व्यापम मामले की जांच से जुड़ी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सीबीआई से पूछा कि वो कब तक सारे केस का जिम्मा संभालेगी और ट्रायल कोर्ट में वकील की नियुक्ति कब तक करेगी। सीबीआई 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब पेश करेगी। पहले दिन से हम लोग कह रहे थे कि इसमें इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूटर्स होने चाहिए। यू कांट हैव प्रोसिक्यूटर जिनका बायस है, तो वो भी कोर्ट ने आज उस इशू को हाईलाइट किया और सीबीआई से बोला कि आप इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूटर्स के बारे में भी कोर्ट को बताइए और अपॉइंट करिए इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूटर्स। सुप्रीम कोर्ट अगले शुक्रवार को सीबीआई का जवाब सुनने के बाद अपनी निगरानी में जांच कराने पर फैसला करेगी। इंपॉर्टेंट बात थी कि कोर्ट ने इंडिकेट किया कि ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इट विल टेक अ डिसीजन अबाउट मॉनिटरिंग, और हमको एक इंप्रेशन है कि कोर्ट एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग की तरफ इस केस को ले जा रहा है। 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने व्यापम मामले की जांच शुरू की थी और अब तक इस मामले में 13 एफआईआर दर्ज करा चुकी है। मामले से जुड़े 17 लोगों की संदिग्ध मौत को भी जांच के दायरे में लाया गया है। इसमें मेडिकल छात्रा नम्रता डामोर और पत्रकार अक्षय सिंह के मामले भी शामिल हैं। इससे पहले मामले की छानबीन कर रही एसटीएफ ने 55 एफआईआर दर्ज किए थे। इसमें 2000 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट 1993 मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेमन की डेथ वारंट के खिलाफ अपील पर सुनवाई सोमवार को करेगा। मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने याकूब की अपील पर सुनवाई के लिए 3 सदस्यीय पीठ गठित कर दी है। याकूब ने 30 जुलाई को होने वाली फांसी पर रोक लगाने के लिए कल याचिका दायर की थी। याकूब का कहना है कि विशेष अदालत से जारी डेथ वारंट गैर कानूनी है। याचिका में कहा गया है कि उसने क्षमादान के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास दया याचिका दायर की है और इसके निपटारे तक उसे फांसी नहीं दी जा सकती। याकूब का कहना है कि जब डेथ वारंट जारी किया गया था तो उसे क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में उसकी लंबित थी। खबर बाजार की शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली है। एशियाई बाजारों में गिरावट का घरेलू बाजारों पर दबाव दिखा। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 258 अंक टूटकर 28,112 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी 68 अंक गिरकर 8,521 के स्तर पर बंद हुआ। कैपिटल गुड्स, रियल्टी, मेटल, बैंकिंग और ऑटो शेयरों में बिकवाली से बाजार पर दबाव देखने को मिला है। अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो सेंसेक्स ने 1.2% और निफ्टी ने 1% का गोता लगाया। भारतीय हॉकी टीम के कोच की छुट्टी तय है। कोच के भविष्य का फैसला करने के लिए गठित हरविंदर सिंह की अगुवाई वाली 9 सदस्यीय समिति ने वॉन को हटाने की सिफारिश की है। हॉकी इंडिया से उनको हटाए जाने के ऐलान की औपचारिकता भर रह गई है। वॉन ने दावा किया था कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा के साथ बहस की वजह से उन्हें हटाया जा रहा है। उन्होंने 5 महीने पहले टेरी वॉल्श की जगह कोच का पद संभाला था। वॉल्श को उनके पद से हटा दिया गया था। समिति ने नए कोच के नाम का भी सुझाव दिया है। जो भी ग्रे एरियाज, जो भी कमी पेशियां टीम में, उनको कैसे इम्प्रूव किया जाएगा, ये कोचेज जो उनके साथ साइंटिफिक एडवाइजर हैं या जो उनके साथ जो असिस्टिंग कर रहे हैं कोच, वो सारे इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। नासा ने अपने खोजी अभियान के तहत बड़ी सफलता मिलने का दावा किया है। नासा ने पृथ्वी की तरह एक दूसरे ग्रह को खोज निकालने की बात कही है। स्पेस टेलीस्कोप केपलर के जरिए खोए गए इस ग्रह को केपलर 452b नाम दिया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पृथ्वी जैसा दूसरा ग्रह खोजने का दावा किया है। इसे केपलर 452b नाम दिया गया है। पृथ्वी से समानता की वजह से इसे अर्थ 2.0 भी कहा जा रहा है। इस नए ग्रह में पृथ्वी से कई समानताएं हैं। ये सूरज की तरह अपने तारे का चक्कर लगाता है और इसमें 385 दिन लेता है। इसकी परतें भी पृथ्वी की तरह चट्टानी हैं। तापमान भी पृथ्वी की तरह है, न ज्यादा गर्म और न ज्यादा ठंडा। ये ग्रह हमसे
करीब 1400 प्रकाश वर्ष दूर है और आकार में करीब 60% बड़ा। पृथ्वी से बाहर जीवन ढूंढने की नासा की कोशिशों के तहत इस खोज को अहम माना जा रहा है। स्पेस टेलीस्कोप कैप्लर ने इस ग्रह की खोज की है। इसे 2009 में लॉन्च किया गया था। ये 2015 में गोल्डीलॉक्स जोन यानी जीवन की संभावना वाले जोन में 8 नए ग्रहों का पता लगा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक से कर्ज की पहली राशि अगले साल अप्रैल में जारी की जाएगी। ये राशि चीनी मुद्रा रेनमिबी में अदा की जाएगी। बैंक के पहले अध्यक्ष केवी कामत ने इस बात की जानकारी दी। न्यू डेवलपमेंट बैंक का परिचालन 21 जुलाई से शंघाई में शुरू हुआ था। रेलवे ने भरोसा दिलाया है कि मालगाड़ियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए जारी गलियारा परियोजना 2019 तक पूरी हो जाएगी। एसोचैम की एक कॉन्फ्रेंस में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि सामान की आवाजाही के लिए मौजूद परिवहन व्यवस्था अच्छी नहीं है। ऐसे में रेलवे गलियारा परियोजना को समय पर पूरा करने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय खोलने का फैसला किया है। इस विश्वविद्यालय को बेंगलुरु और हैदराबाद की तर्ज पर खोला जाएगा। श्रीनगर में शुक्रवार को संदिग्ध आतंकवादियों ने 2 निजी दूरसंचार कंपनियों के मोबाइल शोरूम पर ग्रेनेड से हमला किया। करण नगर इलाके में दिन के 11:30 बजे के आसपास वोडाफोन और एयरसेल के शोरूम में हथगोले फेंके गए। इन हमलों में कोई घायल नहीं हुआ है। इस घटना के बाद पूरे शहर में सतर्कता बरती जा रही है। महाराष्ट्र के लातूर में हाईवे पर एक ट्रक और कार की टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त कार में 13 लोग सवार थे। हादसा तड़के सुबह हाईवे पर दोनों वाहनों के मोड़ देते वक्त हुआ। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के करीब तेज गति से आ रहे वाहन के टकराने से एक तेंदुए की मौत हो गई। ये हादसा रामनगर हल्द्वानी हाईवे पर हुआ। 2013 के आम चुनावों में धांधली के आरोपों का सामना कर रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्ति न्यायिक आयोग ने उनकी पार्टी PMLN को इन आरोपों से बरी कर दिया है। इमरान खान की अगुवाई वाली विपक्षी दल तहरीक इंसाफ ने ये आरोप लगाए थे। अमेरिका के लुसियाना प्रांत में ग्रैंड मूवी थिएटर में हुई फायरिंग में हमलावर समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग घायल हो गए। फायरिंग के बाद हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हालांकि हमले का मकसद अभी तक साफ नहीं हुआ है।